क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत एवं मांग। आज की इस क्लास में इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विधांशः देखेंगे, वो भी सरल शब्दों में। अगर आप कम समय में अर्थशास्त्र की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अर्थशास्त्र में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं सारे ही क्वेश्चंस, ध्यान से देखें और साथ ही किसी भी पीडीएफ नोट्स या डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को। जैसा कि चैप्टर का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि उपभोक्ता के व्यवहार यानी जो ग्राहक होता है, जो सामान को खरीदता है, उसके व्यवहार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एवं मांग, वो जो भी मांग करता है ग्राहक, उन सभी के बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले है इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। उपभोक्ता अपनी आय का एक हिस्सा वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय करता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। यानी जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता यानी आप भी एक उपभोक्ता के अंतर्गत ही आएंगे। यानी आप जो भी सामान खरीदते हैं तो इसके लिए आपको उपभोक्ता के नाम से ही जाना जाता है। तो उपभोक्ता जो है वो अपनी आय, उसके पास जो पैसे हैं, इनकम है उसकी, उससे जो है वस्तु और सेवाओं पर व्यय करता है। यानी उसको खरीदता है तो उसके लिए पैसे जो खर्चा करता है वो सभी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। यानी उसकी जो किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी, अब जैसे आपको लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है तो आप पेन खरीदेंगे, तो वो आपकी आवश्यकता हुई और लिखना आपकी आवश्यकता है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए आप जो भी वस्तु हैं उस पर व्यय करेंगे, पैसे खर्च करेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिससे वह यह चयन करता है कि वह अपनी आय को किस तरह से व्यय किया जाए कि उससे प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी आप ऐसी वस्तु को खरीदेंगे जो आपको ज़्यादा संतुष्टि दे, आपकी आवश्यकता पूरी हो जिससे। उपभोक्ता के व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति के समूह, परिवार, संस्था अर्थात बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता जो हैं वो बहुत लोग हो सकते हैं, एक परिवार हो सकता है उपभोक्ता के अंतर्गत, यानी व्यक्तियों का समूह, ये सभी उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो इन सब का मतलब यही होता है। तो इसका उत्तर लिखने से पहले आपको परिवर्तन कितना हुआ है इसका प्रतिशत निकालना है। तो जैसे सबसे पहले आपके सूत्र में जो था वो है क्या है कि मांग जैसे कि मांग का सूत्र जो है वो है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। यानी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है सबसे पहले इसको निकालना है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन को निकालने के लिए क्यू से क्वांटिटी डिवाइडेड जो पहली वाली क्वांटिटी है उससे आपको करके और 100 बाई यानी प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए निकालते हैं कि मात्रा में जो है कितना परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले आपको Q2 यानी जो परिवर्तन हुआ है उसको लिखना है बाजार में प्रतिशत परिवर्तन। सबसे पहली वाली क्वांटिटी हमारी जो है वो है पहली वाली क्वांटिटी जो हमारी थी वो थी 12। तो पहले हम जो क्वांटिटी नंबर दूसरी है यानी जो जिसमें परिवर्तन हुआ है, बदलने पे जो है वो 12 है। और पहली वाली जो थी, पहले हमने 20 खरीदा लेकिन जब दाम बढ़ गया तो हमने 12 कर दिया, तो पहली वाली जो है वो 20 है। नीचे क्वांटिटी 1 यानी पहली वाली जो क्वांटिटी थी वो 20 को लिखा, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 में से सबसे पहले आपको घटाना है 12 को, तो -8 आ गया। अब -8 से आपको इससे 100 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से -40 जो है वो मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, -40। माइनस इसलिए आपके ज़्यादातर मांग के लोच के प्रश्नों में माइनस आता है क्योंकि इसमें विपरीत यानी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब देखते हैं कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। जैसा कि सूत्र में आपको सबसे पहले मांग का प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, फिर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो अब इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, जैसे इसमें पहले जो परिवर्तन हुआ था वो वाली क्वांटिटी को लिखे थे, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ था वो वाली कीमत को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे जो पुरानी वाली कीमत होगी, फिर डिवाइडेड बाय भी पुरानी वाली कीमत से, फिर प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है। फिर इस तरह से आप इन सभी को लिख के फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 40 आ गया। मांग में कीमत में जो है वो प्रतिशत परिवर्तन 40 रुपए की हुई है। अब इससे और इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा कि कितना लोच जो है मांग में हुई है। तो इस तरह से आप नीचे सबसे लिखेंगे। तो अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप इस तरह से नीचे आंसर भले ही आ जाए, आपको इस तरह से लिख देना होगा निष्कर्ष, जिससे कि आपकी बहुत ही बेस्ट नंबर मिलेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अतः जब वस्तु की कीमत 40% बढ़ती है तो वस्तु की मांग 40% घट जाती है, इसलिए मांग की लोच जो है वो बराबर 1.0 है। यानी अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनधिमान वक्र क्या होते हैं? उत्तर, अनधिमान यानी उदासीनता वक्र भी अधिमान वक्र को कहते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल जाती है। जब अनधिमान तालिका के विभिन्न संयोगों को ग्राफ पेपर पर प्रांकित किया जाता है तो विभिन्न संयोग बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा तैयार हो जाती है उसे ही अनधिमान वक्र कहते हैं। उदाहरण, माना उपभोक्ता की रुचि दो वस्तुओं x एवं y में है। x y दो वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए x एक वस्तु है, सेब हो गया, y केला। तो इस तरह से दो वस्तुएं हैं उपभोक्ता के पास, और इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के प्रति उपभोक्ता पूरी तरह तटस्थ है, क्योंकि उसे सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अनधिमान वक्र का आरेख बनाया जाता है। सबसे पहले जो वस्तु है y, उसको y अक्ष के सामने और x वस्तु को नीचे दो वस्तुओं को लिख देंगे। उसके बाद जो है जो संयोग हैं, जैसे कि संयोगों को बनाने के बाद जो एक इधर रेखा ये जो बन रही है इसी को कहते हैं अनधिमान वक्र। तो जब वस्तु x की जो मात्रा है, जब y वस्तु की मात्रा जो 5 है, तब जो है x वस्तु जो है वो 6 है इसकी मात्रा। इस तरह से आप विभिन्न संयोगों को मिलाने के बाद एक जो रेखा तैयार होती है वही जो होती है अनधिमान वक्र या रेखा।